कहानी की शुरुआत में हमें एक वर्ड दिखाया जाता है जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ को इनलैंड कहते हैं जहाँ पर सभी गरीब लोग रहते हैं और दूसरी तरफ है ऑफशोर जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं। इनलैंड के लोगों को किसी भी तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही उन्हें प्रॉपर खाना मिलता है और ना ही उनके पास रहने की कोई खास जगह है। वहीं दूसरी तरफ ऑफशोर के लोगों के पास एक कंफर्टेबल लाइफ है, पर उनके पास एक खास चीज मिसिंग है जो कि है द की ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि वो लोग रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इस जगह पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिसकी मदद से इनलैंड के कुछ लोगों को सेलेक्ट करके ऑफशोर जाने का मौका मिलता है, जिसमें से केवल 3% लोग ही सेलेक्ट होकर ऑफशोर तक जा सकते हैं। तो आज की कहानी हमारे इसी सर्वाइवल स्टोरी के बारे में है कि किस तरीके से इनलैंड के लोग ऑफशोर में जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सभी लोग इनलैंड से ऑफशोर चले जाते होंगे या फिर उन्हें रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा? ये सभी बातें हम जानेंगे आज की हमारी इस मूवी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अनाउंसमेंट दिखाया जाता है जहां पर यह अनाउंसमेंट होता है कि 104 प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। यही हम मिलते हैं हमारी कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस मिचेल से, जो कि अपने दोस्त ब्रूनो के साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रही होती है। सभी रजिस्टर्ड लोगों को वहां पहुंचते ही सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है और उनके कान के पीछे एक डिवाइस लगी होती है जो कि उन्हें रजिस्टर करने के टाइम पे दी जाती है। इन सब के बाद एजिकेल नाम का एक बंदा जो कि उस फैसिलिटी का हेड होता है, वो उन्हें स्पीच देने आता है। स्पीच में वो उन सभी को मोटिवेट करता है और कहता है कि उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कि कितना सच है और कितना झूठ ये हम आगे ही जानेंगे। स्पीच खत्म होने के बाद एजिकेल जब अपने रूम में वापस जाता है तो वहाँ पर एक लेडी उसका वेट कर रही होती है। वो लेडी उसे बताती है कि वो हायर सेंटर से आई है उसके काम को चेक करने के लिए। ये बात उसे कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता जब उसके काम को कोई बेवजह चेक करे। पर क्योंकि वो हायर अथॉरिटी से आई थी इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह सकता था। इसके लिए वो अपनी सीनियर को कंप्लेन भी करता है, पर वो भी यही कहती है कि उसे उसके साथ मैनेज करना होगा। इन सब के बाद इंटरव्यू राउंड शुरू होता है जहां सभी कैंडिडेट से अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक कैंडिडेट सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग रट कर आया होता है, जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है और उसके उसी बिहेवियर की वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है। वहीं एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है सवाल पूछने पर और इमोशनल होकर रोने लगती है और उसे भी बाहर कर दिया जाता है। जब मिसाल की बारी आती है तो एग्जामिनर उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिसके बाद वो उससे उसके पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस पर मिसाल बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑफ शोर चला गया है और वो भी उसके पास जाना चाहती है। ये सब सुनकर वो उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास उसकी दी हुई कोई चीज है, जिस पर मिसाल उन्हें वो लॉकेट दिखाती है जो उसने पहना होता है। एग्जामिनर उसे उसे वही निकाल कर छोड़ देने के लिए कहते हैं। मिसाल एक आध बार सोचती है पर फिर उसे निकाल कर रख देती है, जिस पर एग्जामिनर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है क्योंकि हमें पुरानी चीजों को छोड़कर आगे चीजों को देखना होगा और उन्हें अपनाना होगा। और इसी के साथ मिचाल इस एग्जाम में पास हो जाती है। मिचाल के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जैसे कि फर्नांडो जो कि एक हैंडीकैप्ड है, मार्को जो कि थोड़ा समझदार है और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को उनके स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस और बॉडी पर्सनालिटी को देखते हुए सेलेक्ट कर लिया जाता है। इन सब के बीच एजिकेल को पता चलता है कि रेबेलियस ग्रुप के मेंबर्स एक्टिव हो चुके हैं और उनमें से एक आदमी को पकड़ा भी जा चुका है जिसने ये बताया है कि हमारा एक और आदमी उन्हीं लोगों के बीच में है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। असल में रिबेलियस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो ये मानता है कि जब सभी ह्यूमंस हैं तो लोगों में पार्शियलिटी क्यों। वो ऑफशोर को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं ताकि सभी में इक्वालिटी हो जाए। इन सब के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक स्कैन किया जाता है ये पता करने के लिए कि कहीं उनमें से कोई आदमी बाहर से जबरदस्ती घुस तो नहीं आया है। जहाँ जोआना नाम की एक लड़की नोटिस करती है कि उसके आगे जो रफेल नाम का लड़का खड़ा है उसका कान के पीछे का डिवाइस कुछ अजीब सा है, यानी कि वो डिवाइस बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है।
पर जब राफेल का स्कैन होता है तो वो पास हो जाता है, यानी कि उसका डिवाइस सही है। इन सब के बाद इन कैंडिडेट्स को एक नेक्स्ट चैलेंज दिया जाता है, जहां इन्हें एक लिमिटेड टाइम में बहुत से क्यूब्स बनाने हैं। फर्नांडो, जो कि व्हील चेयर पर है, वो उन ब्लॉक्स को बनाने वाली चीजों तक नहीं पहुंच पाता और ये देखकर मिचाइल उसकी हेल्प करती है। टाइम खत्म होने वाला होता है और मिचाइल का एक ब्लॉक कम बना होता है और ये देखकर फर्नांडो उसे अपना एक ब्लॉक दे देता है और इसी के साथ ये सभी लोग इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। उन्हीं में से राफेल नाम का एक लड़का, जो कि उन लोगों में नया था, उन्हीं में से राफेल नाम का एक लड़का अपने नेबर में से एक क्यूब चुरा लेता है, जिससे वो पास हो जाता है, पर उसका नेबर फेल हो जाता है। बाकी लोग ये सब देखकर राफेल को बहुत मारते हैं और उसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जोआना उसकी तरफ जरा भी भाव नहीं देती और उससे सबके चले जाने के बाद कहती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो सबको बता देगी कि राफेल का जो स्कैन डिवाइस है वो नकली है, और जिससे राफेल उसकी बात मान जाता है। वहीं वो एम्प्लॉय जो एजिकियल का काम चेक करने आई होती है, वो बार बार उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है ताकि वो कोई कमी निकाल सके। असल में वो वुमेन एजिकेल को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद उस पोजीशन पर बैठना चाहती थी और इसी वजह से वो ये सब कर रही थी। जब लंच का टाइम चल रहा था, उसी वक्त मिचेल और उसके फ्रेंड ब्रूनो को ऑफशोर के फैसिलिटी की एक मेंबर एक दूसरी जगह पर लेकर जाती है। असल में उन लोगों को मिचेल और उसके फ्रेंड पर शक हो गया होता है कि कहीं वो लोग रिबेलियस ग्रुप से तो नहीं है। इन सब के बाद उन दोनों पर काफी टॉर्चर किया जाता है, जिस पर मिचेल ब्रूनो को कन्विंस कर लेती है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उस लेडी को मारना होगा। जब ब्रूनो उस लेडी पर अटैक करती है तो मिचेल सारा इल्जाम उस पर लगा देती है, जिससे एजिकेल पीछे से आकर ब्रूनो को गोली मार देता है और इसी के साथ मिचेल बच जाती है और उसे वापस से बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ जाने का मौका मिल जाता है। असल में मिचेल खुद ही रेबेलियस ग्रुप का पार्ट थी और उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी फ्रेंड की कुर्बानी दे दी थी। वो बाहर आकर बहुत रोती है, पर अब इन सब से क्या फायदा। कुछ समय बाद हम फर्नांडो को देखते हैं, जिसे जब फैसिलिटी के डॉक्टर चेक करते हैं तो उसे बताते हैं कि जब वो ऑफशोर पहुंच जाएगा तो वहां पर उसके पेट्स का वो इलाज कर सकते हैं, यानी कि फर्नांडो एक बार फिर चल सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इन सब के बाद उन सभी लोगों को एक रूम में भेजा जाता है, जहां पर 4 स्टैचूज होते हैं और उन्हें ये बताना होता है कि आखिर ये क्या स्टोरी बयां कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग एक स्टोरी बनाते हैं, पर तभी फर्नांडो, जो कि काफी इंटेलेक्चुअल है, वो एक शानदार स्टोरी शेयर करता है। फर्नांडो की कहानी सुनकर सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, पर राफेल को उसकी बात सही नहीं लगती। उसके बाद वो अपनी एक कहानी बताता है, जिसमें वो कहता है कि असल में उस लेडी को सिल्वर से पॉइजनिंग है और उसका हस्बैंड एक डॉक्टर है और उन सब की बात को सर्टिफाई करने के लिए उन्हें वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जब राफेल की स्टोरी से सब सैटिस्फाई हो जाते हैं तो वो लोग बजर दबाकर एग्जामिनर को अपनी स्टोरी बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही होती है और इसी के साथ उनका ग्रुप फाइनल सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट हो जाता है। इन सब के बाद उन्हें नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता है, जहां पर सभी कैंडिडेट्स को एक रूम में रख दिया जाता है। उन लोगों को वहां से एक एक कॉइन जो कि उस बॉक्स में रखा है वो लेकर वहां से जाना था, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि उस बैग में केवल 6 ही कॉइन है और वो है 7 लोग, यानी कि उन्हें एक आदमी को वहीं छोड़कर वहां से आगे जाना होगा। अब कौन यहाँ से जाएगा ये डिसाइड करने के लिए वो आगिथा नाम की एक लड़की का रिबन लेते हैं और उन्हें कुछ पीसेस में डिवाइड करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जिसके पास सबसे छोटा पीस आएगा वही लास्ट में आएगा और उससे कॉइन नहीं मिलेगा। इस बार सबसे छोटा पीस जोआना के पास आता है, पर जब वहां से जाने की बारी आती है तो जोआना वहां से आसानी से निकल जाती है, क्योंकि उसने पहले ही एक सिक्का अपनी स्लीव में छुपा लिया होता है और इसी के साथ एक दूसरा बंदा वहीं पर रह जाता है, जबकि बाकी के 6 लोग पास होकर निकल जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ वो लेडी जो कि एज़ेकिएल का काम चेक करने आई होती है, वो देखती है कि एज़ेकिएल अपने कपड़े बदलकर इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है, पर क्योंकि उसका चेहरा कैमरीज में साफ नहीं दिखता है, इसीलिए वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाती है। इन सब के बाद उन्हें एक और टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें उन्हें एक टनल को कुछ टाइम में क्रॉस करना होता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, पर वहां पर एक गैस होती है। असल में वो गैस उन्हें कुछ हेलुसिनेशंस दिखाती है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जोआना सबसे पहले वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि ये टीम वर्क था। उसके बाद वो अपनी टीम के सभी मेंबर्स की एक एक करके मदद करती है और उसी के साथ वो सभी वहां से निकल आते हैं। इसके बाद वो टेस्ट पास कर चुके थे और उसके बाद उन्हें डॉर्म्स में रखा जाता है। सभी डॉर्म्स में जाकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी उन्हें खाना और पानी मिलना बंद हो गया। इसके बाद वहां उन्होंने कुछ लीवर्स देखे, जिन्हें कुछ कोड की मदद से डिकोड करने के बाद उन्हें खाना और पानी एक वेंट की तरफ से मिलने लग गया। वहीं दूसरी तरफ एज़ेकिएल जो कि एक छोटे बच्चे को अपने साथ फैसिलिटी में लेकर आया था, उसे खाना खिला रहा होता है। जब वो लेडी वहां आती है तो एज़ेकिएल उस बच्चे को छुपा देता है और उसके सभी क्वेश्चंस को बहाने से डाल देता है। अब ये बच्चा कौन है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। कुछ समय बाद खाना और पानी आना बंद हो जाता है। असल में वो सभी पास तो हो गए थे, पर एज़ेकिएल चाहता था कि उनमें से भी कुछ ही लोग सेलेक्ट हों, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सेलेक्ट करना नहीं चाहता होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एज़ेकिएल की लाइफ का एक पास सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। उस साल वो लड़की उसके साथ फैसिलिटी के सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेती है और वो एक कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई कर देती है क्योंकि उसका एक बच्चा होता है। ये बहुत ही बेकार क्राइटेरिया होता है, जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइजेशन मिलता है। इसके बाद एज़ेकिएल उसे सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा दूसरे काम करने के लिए भी कहता है, पर वो नहीं मानती है। इसी बीच एक बार इंग्लैंड की कुछ सीसीटीवी फुटेज में उस लड़की को ऐसा कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। वो बार बार एक ही वीडियो को 150 बार चलाकर देखती है, जो कि एज़ेकिएल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद पूछने पर वो उसे बताती है कि असल में उसने अपने बेटे ऑगस्टीन को वहां देखा है, जिसे उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था, पर अब वो उससे मिलना चाहती है। ये सब सुनकर एज़ेकिएल उससे कहता है कि वो उससे तभी मिल सकती है जब वो सिलेक्शन प्रोसेस को पार करके ऑफशोर आ जाए। पर वो उससे मिलने के लिए इंग्लैंड जाने की कोशिश करती है, जिसके बाद एज़ेकिएल उसे ऑफशोर में एक मेंटल फैसिलिटी में भेज देता है। उसके बाद से लेकर हमेशा से एज़ेकिएल उस बच्चे से मिलने के लिए जाता है, पर उसने ये बात हमेशा सभी से छुपाई हुई होती है। वहीं डॉम में खाना पानी ना होने की वजह से कुछ कैंडिडेट्स हाथापाई पर उतर आते हैं और बाकी कैंडिडेट्स को मारते भी हैं। कुछ टाइम बाद वहां का गेट ओपन हो जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं, पर उस बीच कुछ कैंडिडेट्स की मौत भी हो जाती है। मिचाइल और राफेल दोनों ही रेबेलियस ग्रुप का पार्ट थे। राफेल तो पकड़ा नहीं जाता, पर मिचाइल को एज़ेकिएल पकड़ लेता है और उससे बहुत से सवाल करता है। जब मिचाइल एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उससे कहता है कि असल में रेबेलियस ग्रुप कोई अच्छा ग्रुप नहीं है, और वो ये सब जानता है क्योंकि वो खुद भी कभी इसका पार्ट था। इसके बाद वो उसको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे बहुत सारे रिबेलियस ग्रुप के लोग पकड़े जाते हैं। इससे एज़ेकिएल बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो मिचाइल को भी ऑफशोर जाने की परमिशन दे देता है। सभी ऑफशोर में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को वैक्सीन दिया जाता है, जिसके बाद वो वहां पर जाने के लिए रेडी थे। अब ऑफशोर कैसा है और कैसा नहीं, ये तो उन्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।